नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 46 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 46 का जो पहला क्वेश्चन है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो अगर बात की जाए कुरु महाजनपद की, तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो हस्तिनापुर में स्थित थी। ऑप्शन ही यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कभी कभार हस्तिनापुर ना देकर यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भी दिया जाता है, तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो या हस्तिनापुर होगा या इंद्रप्रस्थ होगा, दोनों बात आपको याद रखनी है। देखिए अगर मैं कुल महाजनपदों की बात करता हूँ तो कुल जो है वो 16 महाजनपद थे और ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, जैसे कि वाराणसी। वाराणसी जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी। तो अगर वाराणसी की बात करता हूँ तो वाराणसी जो है वो काशी महाजनपद की राजधानी है। इस बात को आपने याद रखना है। श्रावस्ती, श्रावस्ती की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रावस्ती जो है वो कौशल महाजनपद की राजधानी है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है मथुरा राजधानी। तो मथुरा राजधानी थी किस महाजनपद की, याद रखना है शूरसेन। तो शूरसेन एक महाजनपद होता था, उसकी राजधानी थी मथुरा। तो चारों ऑप्शन आपको पता चल गए कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में जो आपका कुरु महाजनपद है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर कुरु महाजनपद की बात की जाए तो ये वर्तमान में मेरठ और दिल्ली वाला जो एरिया है वहाँ पर स्थित है। अगर आप भी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बैचेज हमारे अभी रनिंग में चल रहे हैं, जिसकी फीस मात्र 499 रुपीज़ है। और यहाँ पर जो क्लासेज है, सबसे बड़ी चीज़ है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव प्लस रिकॉर्डेड अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्डेड भी आराम से देख सकते हो। और यहाँ पर जो 11 से 12 सब्जेक्ट आपके कमीशन के लिए रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और साथ में एवरी सैटरडे आपका टेस्ट भी इन बैचेज में रहता है। तो मैं महाजनपदों की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला टोटल 16 महाजनपद थे। कुछ ऐसे महाजनपद जो मैंने आपको नहीं बताया, जैसे कि आपका मगध महाजनपद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी। अगर मगध महाजनपद की राजधानी की बात करें तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, दोनों पूछा जाता है। गिरिब्रज या राजगृह जो है वो मगध महाजनपद की राजधानी थी। और ऐसा माना जाता है कि 16 महाजनपदों में से सबसे जो शक्तिशाली जनपद था वो था मगध महाजनपद। एक अंग महाजनपद भी था। अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो चंपा में थी, ये बिहार में पड़ता है अंग महाजनपद। एक बज्जी महाजनपद था। अगर बज्जी महाजनपद की बात करें तो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। तो ये सारे के सारे आपको लिख लेना है कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी। जिस प्रकार एक चेदी महाजनपद था और चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो शक्तिमती थी। कुल जो है वो 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में महाजनपद आते हैं। तो 8 महाजनपद वर्तमान में अगर मैं देखूँ तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आते थे। इस बात को आपने याद रखना है। बिहार में 3 महाजनपद थे और यूपी में कितने थे? 8 थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने महाजनपदों से आपको बोली। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये परीक्षाओं में जो है वो नंबर दिलाने वाले हैं। जैसे कि एक शूरसेन महाजनपद था, तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी और ऑप्शन में भी दी थी। मत्स्य महाजनपद एक बार कमीशन के पेपर में पूछा गया था। तो मत्स्य महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक महाजनपद। याद रखना है क्या नाम था? अस्मक महाजनपद। तो टोटल 16 महाजनपद थे, मैक्सिमम मैं आपको बता भी चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वर्ष महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो अगर सोमनाथ मंदिर की बात की जाए तो इसको महमूद गजनबी के द्वारा कब लूटा गया? तो इसको लूटा गया था 1025 ईस्वी में। देखिए 1025 में जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण भी माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है। तो अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? गुजरात में स्थित है। अब आप कमीशन का एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था तो गुजरात के राजा उस समय कौन थे? तो वो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम प्रथम। तो उस समय गुजरात के जो शासक थे वो भीम प्रथम थे। इस बात को आपने याद रखना है। और कांगड़ा किले को भी देखिए महमूद गजनबी के द्वारा लूटा गया था। कांगड़ा किले की बात करते हैं तो कांगड़ा किले को इसने जो है 1009 में लूटा और भारत पर जो इसका प्रथम आक्रमण हुआ था वो 1001 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए महमूद गजनबी की बात करते हैं तो महमूद गजनबी ने भारत पर जो है वो 17 बार, कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। ये तो बेसिक क्वेश्चन, ये तो टेट परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने बार आक्रमण किया, तो आपको बेसिक क्वेश्चन तो पता होने चाहिए। 17 बार जो है भारत पर महमूद गजनबी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और इस बात को आपने याद रखना है कि इसकी मृत्यु कब हुई।
तो इसकी जो मृत्यु है महमूद गजनवी की वो 1030 में होती है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अल बरूनी किसके विद्वान थे। तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के दरबार में दरबारी विद्वान थे, दरबारी कवि थे, इस बात को आपने याद रखना। और अल बरूनी के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसमें भारत के बारे में बताया गया था, और वो पुस्तक थी तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो तहकीक ए हिंद पुस्तक जो है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा दिल्ली सुल्तान कृष्ण क्षेत्रों के मापन हेतु 32 अंकों की गज ए सिकंदरी परिचालन लाया था। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने मापने के लिए जो है 32 अंकों की गज ए सिकंदरी लाई थी, तो वो तो भैया ऑप्शन में बलबन भी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं है, और इब्राहिम लोधी भी नहीं है। तो कौन हो सकता है? ऑप्शन डी यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार तो सही हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभार दे दिया जाता है। तो अगर गज ए सिकंदरी की मैं बात करता हूँ तो इसको लाया था सिकंदर लोधी। किसके द्वारा लाया था? याद रखना है, सिकंदर लोधी के द्वारा जो है वो गज ए सिकंदरी को लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर लोधी वंश की बात की जाए, अगर आप लोधी वंश की बात करते हो और आप कमीशन के पेपर में बैठे हो, पहला क्वेश्चन तो आएगा कि लोधी वंश कब से कब तक भारत में था। तो सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश, और ये 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है इसने भारत में शासन किया था। लोधी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोधी, किसने की थी भाई? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी के द्वारा जो है वो लोधी वंश की स्थापना की जाती है, लोधी वंश को एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसके जो दूसरे शासक बहलोल लोधी के पुत्र थे सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के द्वारा ही गज ए सिकंदरी लाया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिकंदर लोधी की, तो इनका जो शासनकाल था वो 1489 से 1517, याद रखना भाई, 1490 से 1517 तक इनका शासनकाल था। और सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा शहर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा, और आगरा को अपनी राजधानी भी किसने बनाया, किस लोधी वंश के शासक ने? तो वो भी सिकंदर लोधी ने बनाया, और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी के द्वारा ही की गई थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था ना, आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के द्वारा जो है इसका शासनकाल बहुत ही कम था, 1517 से 1526 तक, क्योंकि 1526 में इसको इब्राहिम लोधी बाबर के साथ क्या लड़ता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार होती है। क्वेश्चन ये भी आता है लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाबर की जीत होकर जो है बाबर 1526 में भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखता है। ऐसे क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद रखना है। देखो, ऑप्शन में बलबन दिया है, बलबन का जो कार्यकाल था वो 1266 से 1287 के आसपास था। और अगर बलबन की बात करूं तो बलबन के द्वारा जो इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया था ना, इसको समाप्त कर दिया। तो 40 दल को समाप्त किसने किया? बलबन के द्वारा किया गया। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, तो खून और जो रक्त की नीति है वो किसके द्वारा लाई गई? वो भी बलबन के द्वारा लाई गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी दिया है। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ, तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से 1316, याद रखना 1296 से जो, और ये अलाउद्दीन खिलजी जो है 1316 तक इसका शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली शासक था। और कौन सी नंबर का था? दूसरे नंबर का, याद रखना दूसरे नंबर का शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पते वाली बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इसका बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का नाम था अली गुरशास्प, याद रखेंगे। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका बचपन का नाम था अली गुरशास्प, बहुत बार पूछा गया है। और इसके एक सेनापति थे जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर किसके सेनापति थे? तो मलिक काफूर जो है वो सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और मलिक काफूर को ना 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो 1000 दिनारी के नाम से जाने जाने वाले सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप बिल्कुल आसान भाषाओं में याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये टेट परीक्षाओं में बहुत बार और कमीशन में भी आ सकता है। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई। अब किस किस के बीच लड़ी गई? आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो भाई, तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव
और रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो थे वो थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, इनकी क्या होती है, जीत होती है। तो याद रखना प्लासी की लड़ाई में जीत किसकी हुई, रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पर क्या होती है, जीत होती है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार जैसे आपने 1757 में आपका एक युद्ध लड़ा था प्लासी का, उसी प्रकार 1764 में भी एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। तो अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 1764 में। बहुत सारे लोग थे, एक तरफ था हेक्टर मुनरो और इस युद्ध को जीतने के बाद, देखो बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हेक्टर मुनरो ने ये युद्ध लड़ा था 1764 में। 3 संयुक्त सेना, कितनी संयुक्त सेना, 3 संयुक्त सेना, और 3 जो संयुक्त सेना थी उसमें था बंगाल के शासक मीर कासिम थे, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब सुजाउद्दौला। कौन कौन थे, बंगाल के शासक थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। तो ये सारे के सारे जो है वो कौन थे भाई, ये जो है इन्होंने बक्सर के युद्ध लड़ा और तीनों की ना इनकी हार हुई थी और इसमें कौन जीता था, हेक्टर मुनरो जीता था। तो इस प्रकार से इस युद्ध को जो है वो जीत लिया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर मैं कुछ भारत के वॉर्स की बात करता हूँ, युद्धों की बात करता हूँ, तो बहुत सारे युद्ध भारत में हुए हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका तराइन का युद्ध। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था वो, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और दूसरा युद्ध भी इन्हीं के बीच में हुआ था। और पहले युद्ध में जीते थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में जीते थे मोहम्मद गौरी। तो तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध भाई दोनों आपको याद रखने हैं। एक हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में, और दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार एक चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो लगातार आपको तीनों युद्ध याद रखने, 1191 में तराइन का पहला, 1192 में तराइन का दूसरा और चंदावर का जो युद्ध है वो भी 1194 में जयचंद को हराया था, किसने, मोहम्मद गौरी ने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उसी प्रकार बहुत सारे युद्ध हुए थे, जैसे कि आपके खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। आपका 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में बाबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में जो है मराठों की जो है वो क्या हुई थी, जीत हुई थी, हार हुई थी मराठों की, और अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी, जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। तो बहुत सारे युद्ध हुए थे। आपका कन्नौज का युद्ध भी हुआ। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। आपका चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। तो कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध दोनों के दोनों शेरशाह सूरी और बाबर के बीच लड़े गए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़े गए, और इन दोनों युद्ध में हार होती है हुमायूं की। तो कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा गया और चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया। तो इन दोनों युद्धों में जो है हार होती है किसकी, हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत होती है। तो बहुत सारे युद्ध हमने यहाँ से देख लिए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केसरी और मराठा किसके कार्य है। देखिए अगर बात करें केसरी और मराठा की, तो ये जो लिखे गए थे वो किसके द्वारा, तो केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए थे। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं महात्मा गांधी की बात करता हूँ, महात्मा गांधी के द्वारा भी बहुत सारी किताबें रची गई थी। केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर है वो तो बाल गंगाधर तिलक ने लाए थे, लेकिन महात्मा गांधी की अगर मैं बात करता हूँ तो हरिजन जो पत्रिका है वो किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। महात्मा गांधी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी, अगर महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट बुक्स की मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन में, परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज है, आपका ग्राम स्वराज है, आपका इंडिया ऑफ ड्रीम्स है। तो ये सारे के सारे जो है आप किसने लाए थे, महात्मा गांधी ने लाए थे। ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू दिया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ अगर मैं कहूँ तो नेहरू के द्वारा नारे दिए गए थे, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये नारा दिया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। तो बैक टू वेदास ये नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी है, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए
कुछ किताबें जो राइटर्स के द्वारा लिखी गई है, जैसे कि आपकी पंचतंत्र बहुत बार पूछी जाती है। पंचतंत्र जो बुक है ये लिखी है विष्णु शर्मा। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र बुक जो है वो लिखी गई है। उसी प्रकार एक बुक है हुमायूं नामा। अगर हुमायूं नामा की मैं बात करता हूँ तो हुमायूं नामा जो ये बुक है ये लिखी है गुलबदन बेगम। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम जो बुक है ये लिखी है हुमायूं नामा के द्वारा। हुमायूं नामा ने जो बुक लिखी है वो लिखी है गुलबदन बेगम ने। यामा, अगर मैं यामा की बात करता हूँ तो यामा जो है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है महादेवी वर्मा। तो यामा जो बुक है वो किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने लिखी है। इस बात को आपने याद रखना है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ कल ही बता चुका हूँ मैं, एक टेट वाली मेरी वीडियो आई थी। अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उसी प्रकार एक बुक है और मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो लिखी है वो लिखी है विशाखा दत्त। किसने लिखी है? विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती सुंदरी, बहुत बार ये और ये कमीशन के पेपर में ये पूछी जाएगी एक ना एक बुक। अवंती सुंदरी बुक लिखी है दंडी। किसने लिखी है? दंडी ने लिखी है अवंती सुंदरी। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत, पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है पद्मावत। गोदान, बहुत तीनों याद रखनी, गोदान गब्बन, गोदान गब्बन, करम भूमि और रंग भूमि। तो गोदान गब्बन, करम भूमि और रंग भूमि जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि राज तरंगिणी, तो अगर मैं राज तरंगिणी की बात करता हूँ तो राज तरंगिणी जो बुक है ये लिखी है कल्हण। किसने लिखी है? कल्हण के द्वारा जो है वो राज तरंगिणी बुक लिखी गई है। इस बात को आपने याद रखना है। मिताश्रा, अगर मैं मिताश्रा बुक की बात करता हूँ तो मिताश्रा जो बुक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है विज्ञानेश्वर। तो ये सारी किताबें आपको याद रखनी। एक बुक और याद रख लो, अमर कोश। अमर कोश, देखो अमर कोश आ रहा है और लिखी किसने? अमर सिंह। तो अमर कोश बुक लिखी है अमर सिंह ने। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो डांसेस की ओर जा रहा है, नृत्य की ओर जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि झूमर नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झूमर की बात हो रही है और झूमर जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? तो झूमर जो है हरियाणा में किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या झूमर ही हरियाणा में किया जाता है और नृत्य नहीं है? जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर घूमर भी होता है, झूमर भी होता है और घूमर भी होता है। धमाल भी कहाँ होता है? धमाल भी आपका जो है धमाल नृत्य भी जो है लोक नृत्य जो वो भी हरियाणा में होता है। धमाल के अलावा यहाँ पे गुग्गा होता है, रासलीला होती है, खेरिया, खेरिया एक नृत्य है वो भी कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। तो हरियाणा के सारे नृत्य आपको याद रखने हैं। अगर उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ और मजीरा, मजीरा एक डांस है वो भी कहाँ पर होता है? हरियाणा में ही होता है। यूपी, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डांसेज होते हैं। अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में रासलीला होती है, नौटंकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नौटंकी, नौटंकी कहाँ पे होती है? तो नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में होती है। आपका कजरी हो गया, आपका जद्दा हो गया, आपका जेता हो गया, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये सारे के सारे नृत्य आपको याद रखनी है। दिवारी हो गया, चोलार, चोलार भी है। चोलार के अलावा यहाँ पर दरकारी है, कर्मा है, पासी है, ये सारे के सारे चापेली है, नटवरी नृत्य है, ये भी कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डांसेज हो सकते हैं। तो बिहार में जो है जाट जटिन होता है, पावरिया होता है, पावरिया नृत्य, जाट जटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाट जटिन, पावरिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कजरी, कजरी, कजरी भी पूछा जाता है। तो कजरी कहाँ होता है? तो कजरी भी भाई बिहार में होता है। और धोबिया, धोबिया तो भाई देखो कुछ नृत्य ऐसे जो दो दो राज्य में भी होता है। तो बिहार में कजरी होता है, जाट जटिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है धोबिया नृत्य होता है, कर्मा होता है, छऊ, छऊ भी यहाँ पर होता है। तो एक छऊ नृत्य भी बड़ा फेमस है, ये भी बिहार में ही होता है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार उड़ीसा, भाई उड़ीसा में भी कुछ डांसेज होंगे। तो उड़ीसा में कौन कौन से डांस होते हैं? हर राज्य के अपने अपने डांसेज होते हैं और हर राज्य के अपने फेमस कोई ना कोई डांस होता ही होता है। अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ तो उड़ीसा में होता है पाला, पाला होता है, दलखाई होता है, बागा नाच होता है और छऊ नाच होता है, बागा नाच, छऊ नाच। तो ये बड़े अजीब से नाम हैं इन डांसेस के, जिनको याद करना जो है बड़ा टफ रहता है। और उसी प्रकार हिमाचल में देखो आप, जैसे हिमाचल में आपका जो है क्यांग होता है, आपका राक्षस नृत्य होता है, डांगी होता है, ढेपक होता है, बूढ़ा जो आपके सिरमौर में होता है, छनक छम होता है, आपका सांद और साबू होता है, कड़थी नृत्य होता है, नाटी होती है, रासा होता है। तो ये सारे के सारे नृत्य कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कड़थी भी होता है, कड़थी कुल्लू में होती है, आपको पता है
आई है। और देखिए सारे नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ढांगी, ढेपक, झांझर, डंडारस, ये सारे के सारे नृत्य जो है वो कहाँ होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको ध्यान से सुने, समझ आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक बार ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय श्री